इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम है उसका ये कहना था कि अगर आप 30-30 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स बाहर दोगे ड्रोन्स के लिए तो हमारी इंडस्ट्री कब डेवलप होगी। और क्या नेवी के लिए भाई लीज पर लेना, रेंट पर लेना एक स्मार्टर मूव है रादर देन कि अगर हम उन्हें खरीद ही लें। एयरफोर्स और नेवी के लिए जो सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत महंगे होते हैं कि अगर आप खरीद नहीं पा रहे हैं और वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिना आपका काम चलेगा नहीं, तो आप किराए पे ले लो, लीज कर लो। हम ना खरीद पाए उनको, ना हम लीज कर पाए, और इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, मतलब एयरफोर्स इतने स्ट्रेस में आ गई थी इन रिफ्यूलर्स को। और सिंदूर में अगेन हमको पता चला कि ये रिफ्यूलर्स कितने काम के होते हैं। तो फाइनली फिर एक रिफ्यूलर हमने लीज किया था KC-135 जो आगरा में है, वो भी एक वेट लीज है। इस पूरे पैकेज में ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स, एरियल वॉरफेयर, तो क्या इंडिया लिमिटेड हाईटेक वॉर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है? एक नॉर्मल दिनचर्या जैसे होती है ना, उसमें काम आने वाली चीजें ली गई हैं, है ना। इसमें से कुछ भी कटिंग एज नहीं है, कुछ भी वाव कुछ नहीं है। ये सारी चीजें बहुत रिक्वायर्ड थी, बहुत लंबे समय से रिक्वायर्ड थी। FPV एक बहुत ही छोटी चीज होती है, मतलब बटालियन कमांडर्स के पास में जो कुछ बजट होता है, क्या पता वो उससे भी ले सकते हैं, आई डोंट नो। 29 दिसंबर 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक मीटिंग चेयर करते हैं। मीटिंग होती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, जिसमें कुछ प्रपोजल्स आए थे तीनों फोर्सेस के लिए। प्रपोजल्स थे बजट को लेकर। इसी मीटिंग में 79,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास हुआ है तीनों फोर्सेस के लिए। तीनों फोर्सेस को बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिली हैं, लॉयडर एम्यूनिशन से लेकर अस्त्र मिसाइल से लेकर नेवी के लिए भी बहुत कुछ खाते में आया है। तीनों फोर्सेस के लिए क्या कुछ खाते में आया है, आज के फौजी के एपिसोड में इसी के बारे में चर्चा होगी। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। तो पहले तो यही चीज की बहुत अरसे बाद सुना है कि इतना बड़ा अमाउंट बजट तीनों फोर्सेस को मिल रहा हो और सबके लिए कुछ ना कुछ आया इस बार खाते में। नहीं तो ज्यादातर हमने देखा है कि फोकस आर्मी के ऊपर या तो एयरफोर्स के ऊपर होता है, पर इस बार नेवी को भी कंसिडरेशन में लिया गया है। जैसे ये वैसे रिया बजट स्पेसिफिकली नहीं है, बजट्स तो पहले ही दे दिए गए थे। ये आप इसको वैसे समझ सकते हैं कि एग्जिस्टिंग बजट में से प्रोक्योरमेंट सरकार कर रही है, और ज़्यादातर जैसे ब्रेड एंड बटर जो चीज़ें होती हैं तीनों सेनाओं को अपने नॉर्मल जिसको कहते हैं दिनचर्या में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको चीज़ें परचेस करते रहनी पड़ती हैं। तो जैसे एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कार्ड्स हो सकते हैं या रिपोर्टिंग ट्रिप्स हो सकती हैं, तो उस तरह से फौज को एम्यूनेशन की ज़रूरत पड़ती है, मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नए सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उसमें आप ये देखिए कि जो DAC ने दिया है 79,000 करोड़ रुपए का, तो उसके अंदर तीनों फोर्सेस के लिए आपको कुछ सिस्टम्स मिल जाएंगे, कुछ उसमें म्यूनिशन मिल जाएगा, ठीक है, कुछ मिसाइल्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से वो एक ऑर्डर है, क्योंकि एक साथ अगर अलग अलग आता, कभी एक ऑर्डर आता कभी और दूसरा ऑर्डर आता, तो शायद हम इतना इसको प्रधानता नहीं देते या उतना सीरियसली शायद हमने एक पूरा एपिसोड नहीं किया होता। लेकिन उन्होंने बंच करके उसको निकाला, इसलिए वो एक नंबर भी बड़ा लगता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जिनका स्वागत करना चाहिए। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उन पर बात कर सकते हैं। पहले बात थल सेना आर्मी की करते हैं। आर्मी के लिए इसमें क्या क्या क्लियर किया गया है, क्या क्या चीजें आई आर्मी के लिए? देखिए अभी क्लियर तो जैसे जो हमारे यहाँ जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है हिंदुस्तान में, तो उसमें सबसे पहले आती हैं स्टाफ रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे कोई भी फोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख के देती है कि हमें एग्जैक्टली ये चाहिए। किसी एम्यूनेशन में कि ये बम फटना इस तरह से चाहिए, या किसी प्लेटफॉर्म में किस गन को फायर इस तरह से करना चाहिए, वो स्टाफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आर्मी का GSQR कहते हैं, नेवी का NSQR होता है, एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स तो ASQR, वो तीनों फोर्सेस के स्टाफ रिक्वायरमेंट्स। फिर ये सब सरकार के पास जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। और फिर गवर्नमेंट एक AON, जो राजनाथ सिंह वाली जो रक्षा मंत्री वाली जो मीटिंग थी एक्विजिशन काउंसिल की, उसके अंदर AON मिला है, जिसको कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आने का AON का मतलब होता है कि अब सरकार इस बात को मानती है कि सेड एम्यूनिशन और सिस्टम और प्लेटफॉर्म ये सेना को लेना पड़ेगा। और इसके बाद फिर कुछ चीज़ें, इसके बाद थोड़ा सा और पेपर वर्क होता है, RFI, RFP,
तो RFI में ऐसा होता है कि अगर आपको कि कौन से वो पोटेंशियल वेंडर्स होंगे, कि कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है कि जो ये 3-4 कंपनीज हैं ये क्या क्या ऑफर कर रही हैं, फिर वो टेक्निकल एवेल्युएशन वगैरह। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी जिनकी एक पाइपलाइन है, जैसे पिनाका रॉकेट्स है। पिनाका भारत डायनामिक्स में बनते हैं, हम पहले से यूज़ करते रहे हैं, और अपग्रेडेड ज़रूर आ रहे हैं वो, लेकिन तो कुछ सिस्टम्स ऐसे होंगे जिनमें ये सारा प्रोसेस होगा। कुछ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है जिसमें आप मान लीजिए कि एक फॉलो ऑन ऑर्डर उनको गया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पेपर वर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो हम दोनों तरह से डिस्कस करते हुए जाएंगे। आपने मुझको आर्मी के पूछे हैं सबसे पहले कि आर्मी को क्या मिला। आर्मी के हिसाब से तो मुझे पिनाका ही रॉकेट्स दिख रहे हैं। हाँ, आर्मी के, हाँ, दो और चीज़ें भी हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी जाएंगे। 850 कामिकाजे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए ऑर्डर एन गया है, और ये जो शक्तिबाण और दिव्यास्त्र आर्टिलरी बैटरीज आएंगी, ये वहाँ इंडक्ट किए जाएंगे। लॉइटरिंग म्यूनिशन और कामिकाजे ड्रोन्स, इन दोनों का जिक्र आपने हो सकता है हमारे दर्शकों ने ऑपरेशन सिंदूर में सुना हो। दोनों करीब होते हैं, मतलब अपने फंक्शन में, लेकिन कुछ फ़र्क होता है। कामिकाजे ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जो ड्रोन ही अपने आप में एक बॉम्ब है ना, और पायलटलेस होता है। उसको यहाँ से लॉन्च किया तो आप उसको एक टारगेट दे सकते हैं, तो वो उस टारगेट तक के जाएगा और वहाँ जाकर के हिट करेगा। लॉइटरिंग म्यूनिशंस में कई बार ऑपरेटर का इन्फ्लुएंस होता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस इस तरह काम करते हैं कि दे कैन लॉइटर, है ना, वो एक एयर स्पेस में उड़ते रह सकते हैं, टारगेट का वेट कर सकते हैं। तो ये इस, और फिर जब टारगेट मिलता है तो उसको कुछ में प्रोग्रामेबल होता है कि वो टारगेट को आइडेंटिफाई करके हिट कर लेते हैं, और कई बार ह्यूमन उसके अंदर इनपुट होता है, और तब वो जाकर क्या करता है। जैसे अगेन सिंदूर का एग्जांपल, तो जो आपको पता होना चाहिए कि 9 में से 7 जो टारगेट्स थे, ऑपरेशन जो ओरिजिनल टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे, आतंकवादियों का जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको, उसमें से 7 को आर्मी ने हिट किया था, और आर्मी उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी इस्तेमाल करना चाहती थी। तो जो जो स्पेसिफिक जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो इंडियन नेवी यूज़ करती है। तो 2 दिन पहले या कुछ टाइम पहले मुझे लगता है कि नेवी से कुछ लोग वहाँ गए थे, नॉर्दर्न कमांड। तो ये दोनों तरह के होते हैं, तो ये तो आएंगे 850। इसके अलावा ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम है, जो हिंदुस्तान में ही बना है, IDDNIS। इसका बेसिक जो नाम है वही इसका काम भी है, कि अगर कोई एनिमी ड्रोन आपकी तरफ आ रहा है ना, तो उसको किस तरह से उसको इंटरडिक्ट करना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप एक ड्रोन को अगर हिट करने के लिए आप अपने जो कन्वेंशनल, अगर आप अपने मिसाइल्स चलाएंगे, से बराक, अभी बराक का भी ऑर्डर आया है, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए हम एक इस तरह का सिस्टम चाहते थे, जो स्पेसिफिकली ड्रोन्स को, यू कैन एंगेज ड्रोन्स विथ मिसाइल्स, लेकिन उसमें नुकसान आपका है। तो इसीलिए हम चाहते थे कि एक डेडिकेटेड एक ड्रोन इंटरडिक्शन सिस्टम भी हो। अलग अलग तरीके से काम करते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी में काम करते हैं, जिसमें लेजर्स और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कुछ काइनेटिक सिस्टम होते हैं जिसमें ड्रोन को जाके हिट किया जाता है एक प्रोजेक्टाइल से, तो ये भी आएगा। पिनाका की जो हमारे पास रेजिमेंट्स हैं उनके लिए रॉकेट म्यूनिशन लिया जाएगा, और 75 किलोमीटर तक का इसका रेंज ऑलरेडी था, और 120 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा रहा है, और 300 किलोमीटर का एक एक्सटेंडेड पिनाका, उसके ऊपर भी काम अभी चल रहा है। पिनाका एक बहुत सक्सेसफुल आर्टिलरी सिस्टम है रिया, है ना। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से आप बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ में कम समय में लॉन्च कर सकते हो और दुश्मन को ओवरवेल्म कर सकते हो। इसमें सोवियत हेल्प रही है हमको इसको डेवलप करने में, और अब हिंदुस्तान इतने अच्छे से बनाता है, 2020 में हमने आर्मेनिया को भी इसको एक्सपोर्ट किया। तो ये तो रही पिनाका की कहानी। तो ये आर्मी के सिस्टम्स मेरे हिसाब से पूरे होते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस मैंने आपको बताया, ड्रोन्स आपको बताए, पिनाका बताए, और ड्रोन इंटरडिक्शन सिस्टम्स, ये आर्मी के लिए थे। तो क्या ये ड्रोन्स जो हैं, जो डेडिकेटेड ड्रोन यूनिट जिससे बोलते हैं, इन्फेंट्री में जो अभी इस्टेब्लिश हुई है, अश्नी प्लेटून ये नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्या ये उनको दिए जाएंगे? ये आर्टिलरी को जाएंगे। जैसे इन्फेंट्री के लिए जैसे अभी एक नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी
इसको लागू कर रही है। तो जैसे रुद्र और भैरव ये इन्फेंट्री की बटालियंस नई रेस की गई थी, है ना, विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो उस तरह से आर्टिलरी में भी शक्तिमान और दिव्यास्त्र इस तरह के नए फॉर्मेशंस को रेस किया जा रहा है और उनको ये नए सिस्टम्स दिए जाएंगे, ये आइडिया है। ठीक है, तो आर्मी को मेजरली पिनाका ही है जो बहुत बड़ी चीज जो मिली है, और या फिर लॉयटर म्यूनिशन तो उसका फॉलो ऑन ऑर्डर ही चल रहा है। नेवी के लिए मैंने देखा है कि कुछ ज्यादा टग बोट्स हैं कुछ। नेवी के लिए टग बोट्स हैं और नेवी के लिए बराक मिसाइल का भी जो ऑर्डर है, तो जो इसराइल के साथ में मिलके जो हम बराक मिसाइल्स बनाते हैं, मेरे ख्याल 3,000 करोड़ का ऑर्डर उनको दिया गया है। यस, तो बराक इंडियन एयरफोर्स भी यूज़ करती है और इंडियन नेवी भी यूज़ करती है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, तो एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एक खतरा एयरबेस को होता है, वही खतरा नेवी के शिप्स को होता है। तो एयरबेस कहीं हिल नहीं सकता, नेवी के शिप्स हिल सकते हैं, बट दे आर वेरी स्लो। तो इसलिए फ्लीट डिफेंस के लिए वो हमेशा सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैरी करते हैं, क्योंकि शिप्स को हवा से आने वाले खतरा से बचना होता है। तो ये बराक भी अगेन दे आर वेरी सक्सेसफुल। इससे पहले सिंदूर में हमने बराक्स को खूब यूज़ भी किया है। 70 किलोमीटर तक का रेंज है। इसका रेंज बढ़ाने के ऊपर अभी काम चल रहा है। और 70 मतलब ये एक, आप इसको एक क्लोज रेंज मान सकते हो, सिस्टम मान सकते हो, क्योंकि 70 किलोमीटर किसी इनकमिंग मिसाइल या इनकमिंग एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। और आपको उतने उतने में ही आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको ट्रैक करते रहना है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आप उसका क्या करोगे। तो शॉर्ट रेंज है। और आप ये लगाइए कि, और सिंदूर में हमने बड़े नंबर्स में यूज़ किया था। तो मुझे लगता है कि जो जो हमने इस्तेमाल किया उसका अनुभव काम आया है। और जो नंबर्स हमने एग्जॉस्ट किए हैं, है ना, उसको वो मैगजीन्स दोबारा हम भरना चाह रहे होंगे। ये बाय द वे S-400 के मिसाइल्स के साथ भी होगा। MQ-9B की भी बात चल रही यस, है नेवी जो के नेवी को लिए मिला है। ये नेवी के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। 2020 में हमने यूएस से 2 सी गार्डियंस, जो प्रेडेटर ड्रोन हमने खूब सुना है, तो प्रेडेटर जैसे एक एयरफोर्स वेरिएंट है उनका, और प्रेडेटर का जो नेवल वेरिएंट होता है वो सी गार्डियन कहलाता है। तो सी गार्डियंस 2 हमने 2020 में लीज किए थे और नेवी बड़ी खुश थी उनसे। चेन्नई में INS राजाली है, चेन्नई के पास, वहाँ पे ये 2 आपके सी गार्डियंस बेस्ड हैं और वहाँ से हम इनको ऑपरेट करते हैं। तो वो अब ये ड्रोन्स घंटों घंटों तक उड़ सकते हैं और बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। और जो यूएस इकोसिस्टम के जो हथियार हैं उनके लिए तो प्लग एंड प्ले, लेकिन मेनली नेवी इनको सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करती है। इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बट सर्कल्स में ये भी कहा जाता है कि हम लोग इंडियन ओशन के ऊपर तो पेट्रोल्स पे भेजते हैं इनको, और जब हमें कहीं और ज़रूरत होती है तो हम कहीं और भी भेजते हैं। तो जैसे हो सकता है कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी इनको इस्तेमाल किया गया हो। सी गार्डियंस को आप इजीली लैंड बॉर्डर्स के ऊपर भी, और सी गार्डियन को ट्रैकिंग और स्कैनिंग, उसका मतलब उसके ऊपर आप वेपन्स भी लगा सकते हैं, हथियार लगा सकते हैं, और उन हथियारों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जितनी जानकारी इंडियन नेवी के ड्रोन्स के बारे में है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम इनको अटैक रोल्स में इमेजिन करते हैं, उन्होंने सर्वेलेंस कहा था। लेकिन पॉसिबल है सी गार्डियन में हथियार लगाना, बस वो जो प्लग एंड प्ले वाली चीज़ है। 2020 में हमने 2 लीज किए थे, नेवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में सरकार ने तय किया कि हम 31,000 करोड़ में 30 प्रेडेटर ड्रोन्स लेंगे। तो उसमें से ऐसा होना था कि शायद ज़्यादा नेवी को जाते, 15 नेवी को जाते, और बचे हुए ड्रोन्स स्प्लिट होने थे एयरफोर्स और आर्मी के बीच में, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेकिन अब ये नंबर बहुत बड़ा है ना, आपको 1000 करोड़ का एक ड्रोन पड़ रहा है, और 1000 करोड़ का जो एक ड्रोन पड़ रहा है उसके अंदर उस टाइम पे ये काफ़ी सारे सवाल भी पूछे गए थे कि भाई अगर आप 1000 करोड़ का एक ड्रोन बाहर से लेके आने के लिए तैयार हैं, तो एक तो एयरफोर्स के अंदर एक वॉइस ये थी कि भाई आप मैन प्लेटफॉर्म्स के लिए तो आपके पास पैसा नहीं होता है, या मार्क 2 तेजस का आप उसको देते हो 2000 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह का जागन चल रहा था। और फिर एक जो इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम है उसका ये कहना था कि अगर आप 30-30 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स बाहर दोगे ड्रोन्स के लिए, तो हमारी इंडस्ट्री कब डेवलप होगी। लेकिन जहाँ अभी तक के जो हमारी जानकारी है वो यही कहती है कि फोर्सेस अभी भी इंटरेस्टेड हैं प्रेडेटर फैमिली में, या सी गार्डियंस में फॉर दैट मैटर, और वो उसको खरीदेंगे। ये ऐसा हो सकता है ज़रूर कि 30 ना लिए जाएं, नंबर्स कुछ कम भी हो सकते हैं,
लेकिन ड्रोन्स लिए जाएंगे, और जब तक कि वो ड्रोन्स लिए जाएंगे, अभी थोड़ा सा यूएस के साथ चीज़ों में वक्त लग रहा है। तो वक्त लग रहा है इन द सेंस, अभी आप कुछ दिन पहले वहाँ से अपाचे आया है, लेकिन वो एक पहले से हो चुकी डील का नतीजा था। यहाँ पे वो चीज़ें अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, है ना। यहाँ पे प्रॉपर फाइनली वो प्राइस लॉक तक के पहुँचा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने तक पहुँचा नहीं है। ये जो 31 ड्रोन्स वाला था, 31,000 करोड़ में 30 ड्रोन्स, इस तरह का कुछ था, या 30,000 करोड़ में, सॉरी, 31 ड्रोन्स, इस तरह का था। आई एम सॉरी, तो उल्टा बोल दिया था मैंने। वो सिस्टम चल रहा है, तो हमने अभी 2 ड्रोन्स और हम वहाँ से लीज़ कर रहे हैं। ये एक चीज़ जैसे रिया, जो अभी मैं कह रहा था आपसे, कि जब ये बात आई थी कि यार 30,000 करोड़ में 31 ड्रोन्स, मतलब ऑलमोस्ट रफली 1,000 करोड़ का एक हो रहा है। ये इस ऑर्डर को भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा वैसे ही 1600 करोड़ का है, तो 800 करोड़ पर ड्रोन का आपको लीज़ पड़ रहा है। और मैं देख रहा था कि ये किस चीज़ का है। तो पॉइंट ये है कि ये ड्रोन्स आ तो रहे हैं, ये ड्रोन्स, ये बेसिकली रिया एक वेट लीज है। और जो जनरल एटॉमिक्स जो कंपनी है यूएस में, उनके साथ में हमारा होता है एक कोको अरेंजमेंट बोलते हैं, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो होगा क्या कि जनरल एटॉमिक्स वाले ड्रोन लेके आएंगे अपना यहाँ पे, और बेस स्टेशन वगैरह सब लेके आएंगे। मतलब ड्रोन तो हवा में उड़ रहा है, तो उस पायलट्स होते हैं इन ड्रोन्स, ये पायलटलेस नहीं है, इनके पायलट्स होते हैं, लेकिन ज़मीन पर इनके पायलट्स होते हैं। और उन पायलट्स को फिर एक पूरा कॉकपिट सा ही होता है, जहाँ से वो इन ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं। और फिर आपको सैटेलाइट लिंक चाहिए, है ना, डेटा लिंक्स आपको तमाम चाहिए, और इसके लिए मेंटेनेंस की सारी सुविधाएं चाहिए आपको। तो ये सब, तो ये जनरल एटॉमिक्स वाले ही लेके आएंगे, पायलट्स भी जनरल एटॉमिक्स वाले लेके आएंगे, और वो लोग यहाँ आएंगे। अब जैसे आराकोनम में हमने रखे हैं, अगर वो वहीं रखना चाहते हैं तो वहीं रखेंगे, अगर वो कहीं और रखते हैं तो वहाँ पर आकर के ये लोग ऑपरेट करेंगे। फिर भी जैसे 800 करोड़ का अगर जैसे है, तो ये किराए पे ही वही ले रहे हैं। कि तो नेवी के लिए 800 रुपये में अगर हम किराए पे ले रहे हैं, और हम 1,000 रुपये में खरीदने वाले थे, तो ये आपको बताता है कि जब इस तरह के डिसीजंस डिले होते हैं तो किस तरह का नुकसान होता है। पर क्या नेवी के लिए भाई लीज पर लेना, रेंट पर लेना एक स्मार्टर मूव है रादर देन कि अगर हम उन्हें खरीद ही लें? ये अच्छा सवाल है, इन द सेंस, देखिए, ये बहुत टाइम से बात चल रही है, और ये एयरफोर्स और नेवी दोनों के साथ में होता है कि एयरफोर्स और नेवी के लिए जो सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत महंगे होते हैं, है ना। अभी हम आगे टैंकर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें तो यही आएगा। तो अब इतना, मैं, अब कई बार ये होता है कि सरकार कहती है कि हम करना चाहते हैं, है ना, आपके लिए ड्रोन लेना चाहते हैं, नेवी ने लिख के दिया है कि हमको ड्रोन चाहिए, गवर्नमेंट कहते हैं हाँ हाँ देंगे। अब उतना पैसा कभी इकट्ठा हो ही नहीं पा रहा है, या फिर प्रायोरिटीज जो गवर्नमेंट जिस तरह से डिसाइड करती है, वो उतना पैसा वहां दे नहीं पा रहे हैं, अगर वो पैसा है भी तो बीच में कई लोगों ने कहा, मतलब ये एक सोल्यूशन की तरह पे आया था कि अगर आप खरीद नहीं पा रहे हैं, और वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिना आपका काम चलेगा नहीं, तो आप किराए पे ले लो, लीज कर लो। तो अब लीज को लेकर के, अब क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस वेस्ट के साथ में थोड़ा सैंक्शन वैंक्शन का रहा है, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए थे, ज़्यादातर सिस्टम्स बाहर से हैं, और वो खरीदे हुए सिस्टम के ऊपर तो वो लोग बैन लगाते हैं, तो वो कस्टमर सपोर्ट नहीं देते हैं, लीज का क्या करेंगे, इस तरह के बड़े सारे सवाल थे। लेकिन दुनिया में और जगह आप देखेंगे, स्पेशली वेस्ट में खूब होता है कि लीज प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और जनरली स्मूथ चलता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वेस्ट में ही होता है। हमने जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स हमने इससे पहले ऑपरेट की, जब हम खुद नहीं बनाते थे, तो जो चक्र सबमरीन्स हैं, ये सोवियत रशिया सोवियत से से, आती हाँ। थी, और अब रशिया से आ रही हैं, है ना। चक्र 1, चक्र 2, अब ये चक्र 3 आएगी। तो लीज वाला सिस्टम, एक लीज उन चीज़ों को किया जाता है जो इतनी महंगी है कि आप खरीद ही नहीं पा रहे हो। तो ये ड्रोन्स फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बट लीज भी बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत भी नहीं है, बहुत लीज भी बहुत ही ज्यादा है बाइंग के मुकाबले में देखा जाए तो उसमें भी तो बहुत ही ज्यादा पैसा जा रहा है। जा रहा है। लेकिन जैसे अब यही मैं कह सकता हूँ कि अगर हम 1,000 रुपये में ड्रोन्स खरीद रहे हैं थे, जिस तरह की बात चल रही थी, 900 से 1,000 करोड़ का एक ड्रोन पड़ने वाला था, और जब हम खरीदते तब तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे पास ही आती हैं, है ना, हम उसके ओनर बनते, ये सारे बेस स्टेशन ये में, और क्रू हमारा होता। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला लिया है कि वो 800 करोड़ में करना चाहते हैं लीज, तो मतलब उनके पास कोई कारण होगा, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, फिर अब कारण हो भी सकता है। नेवी के पास
सर्विलांस सिस्टम उनके पास कारण होगा, लेकिन इसे खरीद लेना एक अगर अगर नेवी को लगता है कि ये ड्रोन्स रिक्वायर्ड हैं और इन नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, हम 30 का ऑर्डर हम देने वाले थे ना, तो ले लिया जाना चाहिए था। नेवी की बात हो गई, आर्मी की बात हो गई, अब चलते हैं एयरफोर्स की ओर। टैंकर्स के बारे में हो रही है बात, हाँ जी। अस्त्र मिसाइल्स के बारे में भी हो रही है, स्पाइस बॉम्ब, उनके बारे में स्पाइस भी की किट्स आएंगी, yes। किट्स आएंगी, तो एक एक करके उनके बारे में भी जानेंगे। स्पाइस बहुत बेसिक चीज होती है रिया। जैसे एक जो नॉर्मल बॉम्ब होता है, जैसे आप एक हवाई जहाज उड़ते हुए ऊपर से जा रहा है, अगर वो अपने बेस खोल दे तो वो बॉम्ब नीचे गिरेगा। और पायलट ने जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट की ट्रेजेक्ट्री रखी है, एयरक्राफ्ट की अपना जो उसका जो अपना मूवमेंट है, उसकी अपनी चाल है ना, उससे भी बॉम्ब को एक डायरेक्शन रहती है ना। इस ऑल्टीट्यूड से गिर रहा है, इस स्पीड से जा रहा है, इस हाइट से नीचे आ रहा है, वेदर का थोड़ा बहुत रोल होता है, तो उस तरह से भी एम की, जैसे पहले तो ऐसे ही एम किए जाते थे। स्पाइस जो किट्स हैं, ये एक इजरायली जुगाड़ है। जुगाड़ इन द सेंस उन इजरायली टेक्नोलॉजी कहना चाहिए। जुगाड़ मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये इन डम बॉम्ब्स को, जिन पे नॉर्मल फिन्स लगे होते हैं, उनको एक गाइडेड बॉम्ब में बदल देते हैं। तो इसलिए स्पाइस किट्स पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। इंडिया तो बहुत इसको मेरे ख्याल इजराइल यूज़ करता है इसको, इंडिया यूज़ करता है, हेलनिक एयरफोर्स भी यूज़ करती है, ग्रीक जो है। और ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, एक प्रॉपर एक गाइडेड बॉम्ब खरीदने की बजाय। अगर आपके पास में आर्सेनल में बॉम्ब्स हैं, जिनको डम बॉम्ब्स कहते हैं, जो अपने वजन से नीचे गिरते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और एयरक्राफ्ट की ट्रेजेक्ट्री, उनको आप गाइडेड बॉम्ब बना सकते हो। तो ये किट्स हम इजराइल से लेते हैं और इन बॉम्ब्स के ऊपर लगाते हैं, हमारे इंजीनियर्स होते हैं। हमने बाय द वे हमने ये चीज़ कारगिल में भी की थी। ओके, तो इसका हमारा इंडिजिनियस वाला भी कुछ गौरव मैंने पढ़ा था, वो भी कुछ प्रोसेस में गौरव इज ए ग्लाइड बॉम्ब। वो अभी मतलब वो काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट में है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो अभी वो अपने ट्रायल्स पूरे नहीं कर पाया है। इस वजह से अभी इजराइल के लिए ही ये वाला जो ये तो एक जिसको कहना चाहिए कि ये एक अच्छी चीज है, जिसको मैं कहता हूँ एक इंजीनियस चीज है। एक अनगाइडेड बॉम्ब को, एक डम बॉम्ब को अगर आप गाइडेड बॉम्ब बना सकते हो बिना बहुत ताल तुंबा किए, तो एक, और इस स्पाइस का फुल फॉर्म भी बाय द वे स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अच्छी किट्स होती हैं, एयरफोर्स में खूब पसंद की जाती हैं, तो वो बिल्कुल ले रहे हैं उसको। इसके अलावा टैंकर्स के बारे में, रिफ्यूलर्स के बारे में रिफ्यूलर्स एक मतलब बड़ी चीज़ है, और एयरफोर्स मुझे लगता है बहुत खुश होगी इससे कि गवर्नमेंट अभी आगे जा रही है। लेकिन मैं रिया थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा काम और होते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2010 से इंडियन एयरफोर्स रिफ्यूलर्स लेना चाह रही है। रिफ्यूलर्स की यूटिलिटी क्या है, मैं पहले अपने दर्शकों को ये बता दूं। आपने सुना होगा हमारे पास में फ्रंटलाइन जेट्स सुखोई है, रफाल है, फिर उसके बाद में आपके पास तेजस प्रोग्राम आपका चल रहा है, मिराजेस हैं। तो इनकी अपनी अपनी एक फ्यूल कैपेसिटी है, और इनके पास अपने अपने इनके पास जिसको कहते हैं एक मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है हर एयरक्राफ्ट का। तो उस जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। एक एयरक्राफ्ट का अपना वेट होगा, नॉर्मल एयरक्राफ्ट का वेट, फिर उसके अंदर कितना फ्यूल आपने भरा उसका वेट, और उसके बाद एम्यूनिशंस आपने कितने भरे, कितने लिए, उसका वेट। इन तीनों का टोटल होकर के जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उस एयरक्राफ्ट का, है ना, डिपेंडिंग अपॉन ऑल्टीट्यूड। जैसे आप लद्दाख से टेक ऑफ करोगे तो थोड़ा कम होगा, और अगर सी लेवल से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, आता है। आपको इसको नीचे रखना पड़ता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से, और उस वजह से ये होता है कि फोर्सेस की कोशिश ये रहती है कि हम फ्यूल शायद थोड़ा कम लेके चले जाएं, लेकिन हम एम्यूनिशन साथ में लेके जाना चाहते हैं, है ना। मिशन पे डिपेंड करता है, कभी कभी वो फ्यूल भी पूरा ले जाना चाहते होंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि आप ज़्यादा मिसाइल्स कैरी करना चाहते हो। उससे क्या होगा, फिर आपको फ्यूल कैरी कम करना पड़ेगा, और अगर फ्यूल कम कैरी करेंगे तो आपके मिशन का टाइम, आपका एक स्ट्रेस वाला एंगल बन जाएगा, क्योंकि आपको जल्दी जाकर के जल्दी वापस आना पड़ेगा, या आपको मिशन को छोटा रखना पड़ेगा, आपकी इफेक्टिव रेंज कम हो जाएगी और आपके ऑप्शंस कम हो जाएंगे। रिफ्यूलर इस गेम को चेंज कर देते हैं। रिफ्यूलर्स अगर आपके पास में है तो आप बेयर मिनिमम के साथ में उड़िए, और आप पूरा जितना आप मिशन के लिए जो भी लेके जाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, उसको लेकर के उड़िए, आप एबोन हो जाइए। हवा में आपको एक रिफ्यूलर मिलेगा, और वो रिफ्यूलर आपको, और जब एक बार एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर चुका होता है
तब उनके पास में एक कुछ एल्बो रूम होता है थोड़ा सा और वेट लेने का, बिकॉज वो ऊपर आ चुके हैं, उस एक सर्टेन स्पीड में आगे जा रहे हैं, तो वो वहां पे फ्यूल भर सकते हैं। तो बहुत सारे मिशन इसी तरह किए जाते हैं, म्यूनिशन लेके उड़ते हैं, ऊपर जाते हैं और फ्यूल ले लेते हैं। SR-71 ब्लैक बर्ड एक जो दुनिया में सबसे तेज एयरक्राफ्ट वही हुआ, सर्वेलेंस के लिए यूएस एयरफोर्स यूज किया करती थी। तो उसमें ऐसा था कि मैं रिफ्यूलर की यूटिलिटी आपको बता रहा हूँ, उसमें ऐसा हुआ करता था कि वो उसके पैनल्स कुछ उसमें टाइटेनियम इस्तेमाल हुआ था, कुछ उसमें और हाइब्रिड एलॉयज और मेटल्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे, और उसको डिज़ाइन किया क्योंकि वो बहुत तेज़ उड़ता था, तो हवा के फ्रिक्शन से ना वो गर्म होता था, तब जाता था। तो जो चीज़ गर्म होगी वो एक्सपांड करेगी, तो उसमें ना गैप्स छोड़ने पड़े थे उसकी बॉडी में, ताकि वो एक्सपांशन को वो केटर कर सके। और लेकिन जब ज़मीन पे है ब्लैक बर्ड, तब क्या होगा, तब उसमें से फ्यूल, तब वो गैप्स बने रहेंगे वहां पे, और ये उनके फ्यूल बेस में भी थे, और वो लीक करता था एयरक्राफ्ट। जैसे टामाक पे खड़ा है, तो जब उसमें कुछ फ्यूल डालना पड़ेगा टेक ऑफ के लिए, वो लीक किया करता था, और जब वो एयरबॉर्न होता था, फिर जब जाएगा, फिर वो फ्रिक्शन होगा हवा से, फिर वो फूलेगा, और तब जाकर के वो सील लॉक हुआ करती थी वहां पे। और तब ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए तो यूएस एयरफोर्स सोच नहीं पाती इस तरह के एयरक्राफ्ट के बारे में अगर रिफ्यूलर्स नहीं होते तो। आपको बहुत लंबा मिशन लेना है। आप सिंदूर अगेन में फिर से उसी का उदाहरण देता हूँ, उसमें भी रिफ्यूलर्स यूज हुए, पाकिस्तान ने भी किए थे उनके साइड से, हमने भी अपने साइड से रिफ्यूलर्स को यूज़ किया था, और बहुत काम की होते हैं। इंडियन एयरफोर्स अभी फिलहाल इस्तेमाल करती है IL-78। ये अगेन सोवियत टेक्नोलॉजी है, हमने रूस से लिया 2003 में वो स्क्वाड्रन रेस किया गया था, आगरा में है, 6 रिफ्यूलर्स उनके पास में IL-78। ये एयरक्राफ्ट बहुत पुराने नहीं है, लेकिन इनमें कुछ मेंटेनेंस इश्यूज हैं, और एयरफोर्स ने अर्ली ऑन इसको देख भी लिया था कि हमको एक तो नंबर्स में और रिफ्यूलर चाहिए, और उनको था कि IL-78 विल रिप्लेस, है ना, या उनके लिए कुछ और रूल्स हम देखेंगे। तो 2010 से मुझे लगता है, आज देखिए 2026 में हम बात कर रहे हैं, तब से रिफ्यूलर हम ले ही रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हुई, हमने डिस्कस किया कि क्या हम खरीद लें, हमने डिस्कस किया कि क्या हम लीज कर लें, जब बहुत दिनों तक खरीद नहीं पाए तो अच्छा बीच में यह आया कि क्या इंडिजिनस प्रोडक्शन हो सकता है रिफ्यूलर का। बहुत सारे आइडियाज लोग देते थे कि किसी एक छोटे एयरक्राफ्ट में डालिए। रिफ्यूलर के लिए रिया आपको एक बड़ा एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट चाहिए, ताकि आप बहुत सारी वॉल्यूम में फ्यूल लेके जा सको। जैसे IL-78 जिसकी मैं बात कर रहा था, वो 3 Su-30 को एक साथ रिफ्यूल कर देता है। Su-30 भी अपने आप में बहुत बड़े एयरक्राफ्ट है, तो आपको उससे फिर एक आइडिया लगेगा कि मैं कितने बड़े एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं, हम ना खरीद पाए उनको, ना हम लीज कर पाए, और इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, मतलब एयरफोर्स इतने स्ट्रेस में आ गई थी इन रिफ्यूलर्स को, और सिंदूर में अगेन हमको पता चला कि ये रिफ्यूलर्स कितने काम के होते हैं। तो फाइनली फिर एक रिफ्यूलर हमने लीज किया था KC-135 जो आगरा में है, वो भी एक वेट लीज है। उसमें भी यही होता है कि उसका भी क्रू भी यूएस से ही आया है, तो वो एक यूएस कंपनी है, मतलब यूएस एयरफोर्स के पायलट्स नहीं होते हैं, वो उस कंपनी के पायलट्स हैं, वो आते हैं, वही मेंटेन करते हैं, और वही वो एयर रिफ्यूलर को उड़ाते भी हैं। और उसका उसका सीन इस तरह का है कि नहीं नहीं, ये तो पीस टाइम के लिए है, लेकिन एयरफोर्स को पता था कि हमारे पास अपने रिफ्यूलर्स भी होने चाहिए, हम पूरे तो रिलीज करके नहीं चलेंगे। तो एक बहुत लंबे टाइम से आइडिया था कि क्यों नहीं आप कुछ पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को मॉडिफाई करके रिफ्यूलर्स बनाते। तो वही चीज़ हो रही है, जो इसराइल की कंपनी है IAI और हिंदुस्तान का HAL, ये दोनों मिलके 6 बोइंग 767 को ये करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं रिफ्यूलर्स में। और अगर सब कुछ ठीक जाता है तो 2030 या 32 तक के ये रिफ्यूलर्स हमारे पास में आएंगे। अस्त्र मिसाइल्स भी हमें ज़्यादा उसकी मिल रही है, प्रोडक्शन उसकी भी हो रही है। मार्क 2 की बात हो रही हाँ, है। मार्क 2 अस्त्र इंडक्ट हो चुकी है, Su-30 से तो उसको फायर भी किया गया है। उसके तेजस जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह का जो वीडियो आया था, जो काफ़ी वायरल हुआ था, उसमें वो अस्त्र इंटीग्रेशन की ही शिकायत कर रहे थे, है ना। तो अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिनको एक एयर टू एयर मिसाइल है, BVR मिसाइल, जो हमने इंडिजिनियसली यहाँ पे डेवलप की है। उसके आने वाले जो वर्जन्स हैं उनके लिए अप्रूवल है और ख़रीदी भी जाएंगी, और ये काफ़ी बड़ी संख्या में ली जाएंगी। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया की कोशिश यही है
कि जो बाहर की आपने BVR मिसाइल्स ली हैं वो कुछ हम क्रिटिकल मिशंस के लिए रख लें, लेकिन नंबर्स में हम अपनी मिसाइल्स को यूज करें, तो अस्त्र होने वाली है वो। इस पूरे पैकेज में ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स, एरियल वॉरफेयर, तो क्या इंडिया लिमिटेड हाईटेक वॉर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है? जैसे इसमें रिया फ्रैंकली आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें कुछ भी बहुत हाईटेक नहीं है ना। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि एक नॉर्मल जो आपका ये होता है, एक नॉर्मल आपका काम, जो एक नॉर्मल दिनचर्या जैसे होती है ना, तो उस तरह तो उसमें काम आने वाली चीजें ली गई हैं, है ना। इसमें से कुछ भी कटिंग एज नहीं है, कुछ भी वाव कुछ नहीं है। ये सारी चीजें बहुत रिक्वायर्ड थी, बहुत लंबे समय से रिक्वायर्ड थी। जैसे रिफ्यूलर्स की बात है, या वो प्रेडेटर ड्रोन्स की हम बात कर रहे थे, है ना। तो ज्यादातर चीजें तो मैं उसी नजर से देखता हूँ। और इस बजट से क्या मतलब इंडिजिनस जो मेक इन इंडिया वाली अप्रोच है, हाल उसको BL, तो उसको 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 बूस्ट मिलेगा? उसको आई एम श्योर बूस्ट मिलेगा। लोग स्टॉक वॉक चेक करने चले गए होंगे, हाँ। पिनाका का ऑर्डर लेने के बाद भारत डायनामिक्स का। तो जैसे पिनाका इंडिजिनस है ना, अस्त्र इंडिजिनस है। जो आप टैंकर्स करना चाह रहे हो वो आप इसराइल से IAI होगा, लेकिन हिंदुस्तान से HAL होगा उसमें। अस्त्र मैंने बोल दिया आपको। और क्या क्या था? जो लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन्स भी होंगे उसमें मुझे लगता है, जो अभी खबरें हम देख रहे हैं उसमें एक फॉरेन पार्टनर आएगा, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर उसमें हिंदुस्तानी भी होगा। तो कुछ चीज़ें वहाँ चली जाएंगी। और रिफ्यूलर आपसे हो गई। बराक मिसाइल्स भी है, बराक में भी IAI अगेन इजरायली कंपनी है, और फिर उसमें देयर इज एन इंडियन कंपोनेंट, तो वो भी हम उनके साथ मिलके ही बनाते हैं। तो यस, उसमें आत्मनिर्भरता वाला भी कुछ एंगल है, और कुछ चीज़ें तो हम बाहर से लेंगे। बजट तो फिर भी, सॉरी मतलब जो अमाउंट है वो फिर भी ऐसे देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारों को बंच करके दिया ना। हाँ, मैंने कहा ना, अगर आप तो 2000 करोड़ 3000 करोड़ ऐसे निकालते तो नहीं पता चलता। इसलिए वो इतना ज्यादा बजट लग रहा है। क्योंकि मैं भी जब पढ़ रही थी तो उतनी ज्यादा चीजें कुछ है नहीं, क्योंकि नेवी में वो कुछ रेडियो मैन पैक्स हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज है, टग बोट्स हैं कुछ, बट बजट इतना बड़ा दिख रहा है कि पता नहीं क्या क्या चीजें इनकलकेट हुई हैं सारी फोर्सेस में। पर जो टग बोट्स भी बनेंगे, अब जहां तक मुझे लगता है वो इंडियन हाँ, इंडियन इंडियन ही, मैन्युफैक्चर वो होंगी, तो इंडियन वो भी आप जो मैन्युफैक्चर्ड ही होंगी। आत्मनिर्भर वाली चीज पूछ रहे थे तो वो वहीं जाएंगे। क्या हम FPV ड्रोन्स जो हैं उनको भी एम कर रहे हैं? कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। FPV ड्रोन जैसे इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे AON RFI वगैरह, FPV एक बहुत ही छोटी चीज होती है। मतलब बटालियन कमांडर्स के पास में जो कुछ बजट होता है, क्या पता वो उससे भी ले सकते हैं, आई डोंट नो। FPVs को बड़ा इस्तेमाल किया गया है, यूक्रेन वॉर में खूब इस्तेमाल किया है। FPV ड्रोन एक बेसिक मैं आपको बता दूं कि एक ड्रोन तो वो होता है जिसमें आप अपने रिमोट में देख के लगा रहे हैं, है ना। अब FPV में आप वो पहनते हैं, चश्मे जैसा एक डिवाइस होता है, तो उसमें जो ड्रोन पायलट है, जो ड्रोन उड़ा रहा है, वो ड्रोन पे ही होता है एक तरह से। तो वो आप उसको काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। अगर एक अच्छा एक स्किलफुल ड्रोन पायलट है तो उससे बहुत मिशन अचीव कर सकता है। FPV ड्रोन से दोनों चीज़ें हुई हैं, सर्विलेंस बहुत बढ़िया किया गया है। FPV ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया है टारगेट्स को एंगेज करने के लिए, और टारगेट ऐसे नहीं कि खुले मैदान में, ट्रेंचेस में, टनल्स में, जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे जैसे टैंक्स होते हैं, BMP होते हैं, उनको। और उनमें भी मतलब इतने स्किलफुल पायलट्स को हमने देखा है दोनों साइड से, रूसी भी और यूक्रेनी भी, कि वो टैंक जहां सबसे वल्नरेबल है वहां जाकर के हिट कर रहे हैं। तो FPV बड़े इफेक्टिव हो रहे हैं। FPV बहुत महंगी या बहुत ही जिसको कहते हैं एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है, लेने को लिया जा सकता है। आई एम श्योर इंडियन आर्म फोर्सेस FPVs को यूज या तो कर रही होंगी या तो करेंगी। वो उतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है अभी। आपने यूक्रेन से उस तरह की बड़ी तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पे एक वो बना, जैसे रोड्स के ऊपर टनल्स बना दी हैं, कैसे उससे मैश से या फिर जाली से, तो वो FPV ड्रोन से बचने के लिए ही है। स्पाइडर वेब सा बन गया एकदम। स्पाइडर वेब सा बन गया है। और यूक्रेन के बहुत सारे खेतों में आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, तार पतले पतले एकदम। तो वो उन्हीं ड्रोन्स की है। वो वाले ड्रोन्स हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े हुए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जो रेडियो कंट्रोल ड्रोन्स होते हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से टारगेट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, जैम कर सकते हो। लेकिन अगर तार खिंची हुई है तो फिर कैसे? उसको सिग्नल जब तक वो तार कट नहीं जाती तब तक ये तो उड़ेगा।
और वो तार काटने वाला तो वो अलग ही प्रोसेस हो जाएगा फिर। हाँ, देख उनको भी एंगेज करने के लिए सिस्टम्स हैं, एफपीवी को भी एंगेज, लेकिन डिफिकल्ट है उसका। आप सिग्नल जैम्प नहीं कर सकते ना, उसको एक तार मिला हुआ है, उसको फिर ये डायरेक्टेड एनर्जी और क्या नाम काइनेटिक, इन सारी चीजों से करना पड़ता है। मुझे लगता है सारा खाता जो है हमने खोल ही दिया तीनों फोर्सेस का, क्या क्या मिला है इस बार के 79,000 करोड़ के इस पूरे प्रपोजल में। आपका इस फौजी के एपिसोड पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए देखते रहिए खबरगांव। बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम निखिल।